नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहली बारिश में पानी पानी। जी हां, बरसात की पहली बूंदें बिहार के कई शहरों के लिए मुश्किल लेकर आई। पटना से लेकर गया और भागलपुर तक कई शहरों के नगर निगमों की चुस्ती सड़कों पर जल जमाव के रूप में दिखी। ऐसा लगा मानो मौसम की पहली बारिश में सब पानी पानी हो गया। शहर बन गया समंदर। सड़क बन गया नाला। नाले ने रास्ता रोका। बीमारी को दे रहा है न्योता। बरसात से पहले तैयारी चुस्त। नाला का सफाई यार देखिए आप। लेकिन पहली ही बारिश में टाए टाए फिस। सारे दावे निकले हवा हवाई। पहली बारिश में सब पानी पानी। साल 2019 की बारिश ने पटना को बड़ा रुलाया था। शहर के कदम कुआं और राजेंद्र नगर इलाके इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उसके बाद प्रशासन ने तैयारियों को चुस्त करने के लिए कमर कस ली। दावे किए गए, लगा अब तो पटना बारिश के पानी में घुटने तक नहीं डूबेगा। लेकिन अफसोस 2 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। बरसात अभी शुरू भी नहीं हुई है और महज 2 घंटे की पहली बारिश ने पटना नगर निगम के दावों को हवा हवाई साबित कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच बरसात दस्तक देने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन दावे तमाम कर रहा है। दावा है कि इस बार पटना शहर में कहीं भी जल जमाव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। इसके लिए पटना नगर निगम ने सारी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। लेकिन पहली ही बारिश ने निगम के दावों की हवा निकाल दी है। 2 घंटों की बारिश के बाद लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पोल खोल कर रख दी है। ये तस्वीर हम देखिए कदम कुआं की हम दिखा रहे हैं। हालांकि रात में बारिश नहीं हुई जिसके कारण पानी निकल गया, लेकिन इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मुख्य सड़क पर पानी जमा है। और खास तौर पर पानी से भी ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ के लोगों की है। यहाँ नाला खुदाई करके छोड़ा हुआ है, वो उसके कारण लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में। पटना के कदम कुआं इलाके में पहली बारिश के बाद सड़क पर निकलना दुभर हो गया है। बारिश का पानी सड़क पर समंदर की तरह पसर गया है। यहां से गुजर रही गाड़ियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। रिक्शा और पैदल चलने वालों के लिए ये किसी जोखिम से कम नहीं, लेकिन जान जोखिम में रखकर भी लोग इस मामूली बरसात के कारण समंदर बनी इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में जल जमाव की ये स्थिति पहली बार बनी है। बहुत दिक्कत होती है, तो हर साल का प्रॉब्लम है। पानी लग जाता है, कोई सरकार का ध्यान नहीं यहाँ पे। हमेशा यहाँ हर साल पानी लग जाता है। नगर निगम के लोगों का कहना है कि हमने सब जगह काम कर लिया है, 15 तारीख तक ही सर काम करना था। अभी पानी तो गड्ढा वो सब नाली जो बना है उसमें भराई भी नहीं हुई है। उसमें सही से भराई भी हो जाती तो कम से कम बचता। कल भी एक गाड़ी नगर निगम की फंसी हुई थी यहीं पे। आने जाने में भी मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। पानी भरा हुआ पता ही नहीं चलेगा गड्ढा कहाँ पे। बहुत दिक्कत होगी। स्थानीय निवासियों का दावा है कि हर साल बरसात में इस इलाके में सड़कों का यही आलम होता है।
लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। एक तो बरसात के कारण जल जमाव, तो दूसरी ओर नाला निर्माण के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़। किस तरीके से एक दिन पानी बरसात के बाद किस तरीके की तस्वीर है। आगे नाला है, उधर गाड़ियों का एक तरीके से कहा जा सकता है कि जाने में काफी खतरा भी है गाड़ियों को। यदि उधर आप जाते हैं तो दुर्घटना भी हो सकती है। तो कुछ कहा जा सकता है कि सरकार को कहीं ना कहीं नगर निगम को पहल करनी चाहिए। देखिए जो लोग हैं, चूंकि गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, तो लोग अपना सामान हाथों में उठा करके जा रहे हैं। और यहाँ पानी की स्थिति ये है कि लोगों के घर तक, इस मोहल्ले की हम बात करें तो लोगों के घर तक पानी पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के जो दावे हैं, नगर निगम के दावे हैं, वो हर बार उसकी पोल खुलती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। नाला निर्माण के कारण सड़कें खोद दी गई हैं। इस वजह से बारिश के पानी को निकलने की जगह नहीं मिल पा रही और जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। 2019 की बरसात में कदम कुआं और राजेंद्र नगर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। बावजूद इसके इस इलाके में नाले का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। और आप समझिए कि अब मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में क्योंकि 2019 में जब पटना में जल जमा हुआ था तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले इलाके कदम कुआं राजेंद्र नगर का ही इलाका था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। और एक बार फिर स्थिति वैसी है क्योंकि जो निर्माण है, जो पानी जल निकासी का जो काम है वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी जो काम है वो जारी है। ऐसे में ये लग रहा है कि इस बार का भी जो मानसून है उसे आने तक ये काम पूरा होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर स्थिति ऐसी ही रहती है तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि इस बरसात भी पटना के लोगों को अच्छी खासी फजीहत झेलनी पड़ेगी। और हो सकता है कि जल जमाव की स्थिति जिस तरह से 2019 में दिखी थी, कमोबेश वैसी स्थिति एक बार फिर से पटना में देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि पहली बारिश ने सिर्फ पटना नगर निगम के ही दावों को उजागर किया है। अब दानापुर की तस्वीर देखिए। गुरुवार को 2 घंटे की बारिश ने दानापुर नगर परिषद और दानापुर छावनी परिषद के तमाम दावों की हवा निकाल दी। सभी मोहल्लों में जल जमाव हो गया। झमाझम बारिश होने से दानापुर के इमली तल इलाके की सड़कें जलमग्न हो गईं। बारिश ने सड़क और नाले का अंतर मिटा दिया। नाले का सारा कचरा सड़क पर आ गया। जल जमाव हुआ है। ये देखिए 2 घंटे की बारिश में दानापुर के ये जो एरिया है कैंटोनमेंट क्षेत्र में आता है और हमको लगता है कि मतलब तुरंत 2 घंटे के बारिश में पूरा जलमग्न हो गया। बस इसी में बच्चे कितने नाले में गिर जाते हैं। बड़े बुजुर्गों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो बीमार है उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है। और लगता है 15-20 वर्षों से ये रोड कभी बना ही नहीं। और नाला उड़ाही के नाम पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाना पूर्ति होती है। बस आते हैं कुछ लोग, थोड़ा बहुत कीचड़ से निकाल के चले जाते हैं। जल जमाव से गाड़ियों के पहिए पूरी तरह डूब गए। यही हाल दानापुर के राम जानकी मंदिर के पास भी दिखा। हालांकि पटना नगर निगम हो या दानापुर, हर बार की तरह इस बार भी बरसात से पहले तैयारियों के पुख्ता होने के दावे हैं। लेकिन हकीकत आपके सामने है। महज 2 घंटों की बारिश से अगर ये हाल है तो जुलाई में क्या स्थिति होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और शैलेंद्र के साथ दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। तो पटना की हालत तो आपने देख ली। अब मुजफ्फरपुर की क्या हालत है ये भी आपको दिखाते हैं। यहां भी महज 2 घंटों की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम अपने बजट को खपाने में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये पैसे जा कहां रहे हैं इसका पता नहीं। मुजफ्फरपुर शहर हर बरसात में भीषण जल जमाव के लिए कुख्यात है। हैरानी की बात है कि मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी की लिस्ट में रखा गया है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी शहर में जल जमाव की क्या हालत है, इसका एक नजारा आप देख लीजिए। गुरुवार को हुई 2 घंटों की बारिश में शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए।
मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या है वह पुरानी समस्या है। अभी हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर के मोती झील में और आप देखिए कि तस्वीरें गवाह है कि ये नाम मोती झील है और वाकई मोती झील है। बारिश आज हुई नहीं है, ये तो ट्रेलर था और इस ट्रेलर में ही क्या हाल है इस मोती झील का आप देखिए जरा। मुजफ्फरपुर के सभी प्रमुख सड़कों पर बारिश के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर का दिल कहे जाने वाले मोती झील बाजार की हालत तो सबसे खराब रही। इसके अलावा कई दूसरे इलाके भी जलमग्न हो गए। बहुत बुरा हाल चाल है। मुजफ्फरपुर का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ सिटी, हृदय है, सबसे प्रमुख स्थान है, उस पर हम खड़े हैं और पानी से नीचे उतरने पर मेरा कपड़ा भीग जाएगा, उतरने की स्थिति नहीं है और बहुत नारकीय स्थिति है। पानी जाम होने की वजह ये है, शहर में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जरा सी बारिश में दुकानों में पानी घुस जाता है। यहाँ का मेन, शहर का मेन है मोती झील। मोती झील तो पूरे पानी में डूब ही जाता है। यानी इस बार फिर शहर को बारिश में डुबोने की तैयारी चल रही है। बूढ़ी गंडक नदी के तट पर बसे मुजफ्फरपुर में जल निकासी का सिस्टम इतना लचर है कि पिछले 20 सालों से साल दर साल ये शहर बारिश के दिनों में तालाब बन जाता है। इस बार भी बारिश से पहले नगर निगम शहर के नालों की सफाई कराने में अब तक फेल है। इसी का नतीजा देखने को मिला कि सीजन की पहली हल्की बारिश में शहर के प्रमुख बाजार झील बन गए। लेकिन नगर निगम के दावों की असली परीक्षा तो अभी होनी है। क्या अभी तो नगर निगम की जो घनघोर परीक्षा है वो होनी है, चूंकि ये बरसात का तो ये पहला चरण है, पूरा शहर डूब गया, तो ये तो घनघोर चरण अभी आना है। नाला सफाई के नाम पर कहीं भी कोई सफाई नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतना लेबर, इतना मजदूर काम कर रहा है, लेकिन कहीं दिखाई सड़क पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए इस बार पिछले साल की तरह नगर निगम का यही रवैया रहा तो पिछले साल की तरह इस साल भी शहर पुनः उसी तरह से डूबेगा। हर साल की तरह पिछले साल की बारिश और जल जमाव में भी यही हालत रही। सरकार और प्रशासन लोगों को राहत दिलाने में पूरी तरह विफल रहे। बाजार से लेकर बेला औद्योगिक इलाके में भी पानी भर गया। कई मोहल्लों में 1 महीने तक पानी जमा रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी वजह से मुजफ्फरपुर के विधायक और राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा पिछला चुनाव हार गए। कि मुजफ्फरपुर पिछले साल डूबा था और जैसा कि लोग कहते हैं कि सूबे के नगर विकास मंत्री यहाँ के विधायक थे और सिर्फ जल जमाव के मुद्दे पर वो चुनाव हार गए। इस बार फिर जिस तरीके की तैयारी दिख रही है उससे लगता है कि मुजफ्फरपुर फिर डूबेगा। दरअसल पिछले 1 दशक से मुजफ्फरपुर में बरसाती जल जमाव भीषण समस्या बनी हुई है। हर बार ये चुनावी मुद्दा बनता है। शहर को जल जमाव से बचाने का वार्षिक बजट लगभग 25 लाख रुपए है। न्यूज 18 की पड़ताल के दौरान कुछ वार्डों में काम होता तो दिखा, लेकिन अधिकतर वार्डों में कुछ भी नहीं नजर आया। हालांकि जो काम होते भी दिखे उनकी सच्चाई खुद वार्ड पार्षद से सुन लीजिए। अगर अंतर्मन से पूछेगा तो काम कहीं धरातल पे नजर नहीं आता। क्या संभावना है इस बार फिर पानी लगेगा? हाँ, गारंटी, नोट कर लीजिए। यानी नासूर के इलाज के नाम पर बस मरहम लगाया जा रहा है। नगर निगम हर बार की तरह इस बार भी बजट खपाने की तैयारी में है। शहर के मेयर सुरेश कुमार से जब जल जमाव पर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जल जमाव जो भोपाल बहुत सारा शहर है, बिहार में 12 नगर निगम है और भी जगह बाहर में जाकर देखिए वहां भी जल जमाव, बारिश होती है जल जमाव होनी है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी नालों की सफाई का दिखावा किया जा रहा है, लेकिन पहली बरसात में जिस तरह दावों की कलई खुली है उससे तो यही लगता है कि इस बार भी मुजफ्फरपुर शहर को जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। डायबिटीज के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मधुनाशिनी व मधुग्रिड तथा बीपी के प्रभावी समाधान के लिए है मुक्तावटी व बीपी ग्रिड। ये औषधियां पतंजलि
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दूसरी लहर से देश, राज्य की सरकारों और सिस्टम चलाने वाली मशीनरी ने यह सबक लिया है कि तैयारियों की कमी का खमियाजा देश को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसीलिए दूसरी लहर के खात्मे से पहले तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। सेकंड वेव के बीच वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। महामारी में अब तक सबसे सुरक्षित रहे बच्चे। मार्च 2020 से देश में कमोबेश ही स्कूल खुले होंगे। देश के बच्चों को वायरस से बचाने का यही एकमात्र रास्ता है कि उन्हें घर में बंद रखा जाए। लेकिन दूसरी लहर में वायरस ने जिस घातक रफ्तार से लोगों को शिकार बनाया है, उससे देश डरा हुआ है। अनुमान है कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर जुलाई के अंत तक धीमा पड़ जाएगा, जो राहत वाली बात है। लेकिन अगले 6 से 8 महीने के भीतर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तीसरी लहर को लेकर अभी से सचेत हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना की तीसरी लहर पर तैयारियों के लिए आगाह किया। इस बात की चर्चा जरूर है कि आने वाले समय में अगर वायरस के अंदर और म्यूटेशन होगा तो शायद वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो उस बात को भी ध्यान में, संज्ञान में रखकर हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको हम अपग्रेड करते हुए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करते हुए, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमें एक्सपर्ट्स की सहायता से विशेष प्रयास करने हैं, उनके ऊपर भी हम लोग सब मिलकर खास ध्यान करें। दूसरी लहर के दौरान ही बच्चों के बीच कोरोना का संक्रमण फैलने के मामले सामने आने लगे हैं। लेकिन जैसा कि अंदेशा जताया जा रहा है, अगर वैसा हुआ तो हालात भयावह हो सकते हैं। कोरोना से बचाव का कारगर तरीका मास्क पहनना और हाथ साफ रखना है, लेकिन उससे बचाव का अचूक तरीका है वैक्सीन। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग पहले से ही हो रही है। अब राहत की बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल गई। DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। थर्ड वेव में मैक्सिमम
बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये एक प्रेडिक्शन है। होता नहीं होता वो मालूम नहीं, पर प्रेडिक्शन जो लास्ट टाइम किया था कि अडल्ट में ज़्यादा आएगा सेकेंड वेव में, वो सही निकला। इसलिए अपने को ये प्रेडिक्शन को सच मानना चाहिए। उसी का एक भाग है ये वैक्सीनेशन। इसी मुद्दे को लेके भारत बायोटेक, नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट और ICMR, ये तीनों ने मिलकर विथ गवर्नमेंट ये स्टडी आयोजित की है, जिसको बोलेंगे फेज 2 फेज 3 का फर्स्ट पार्ट। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने ही बच्चों की वैक्सीन भी बनाई है। अब माता पिता की सहमति से बच्चों पर ट्रायल करके ये देखा जाएगा कि वैक्सीन कितनी असरदार है। इस वैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर किया जाएगा। 2 से 18 साल तक के बच्चे, जो कि बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप रहता है 0 to 18 ईयर, तो इसमें से 2 साल के अंदर के बच्चों को होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए 2 years to 18 years का ग्रुप सिलेक्ट किया है। इसमें 3 ग्रुप होने वाले। फर्स्ट ग्रुप 2 से 6 साल तक का है, दूसरा ग्रुप जो है 6 से 12 साल तक का है, और तीसरा ग्रुप है 12 से 18 साल का। ऐसे स्टडी पर्पज से 3 ग्रुप तैयार किए हैं। हर ग्रुप में 175 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, ऐसे टोटल तीनों ग्रुप के मिलकर 525 बच्चे लिए जाएंगे। 2 से 18 साल के बच्चों पर कुल 3 चरण में वैक्सीन का ट्रायल पूरा होगा। फिलहाल इस ट्रायल के लिए 4 सेंटर चुने गए हैं। ये सेंटर है एम्स दिल्ली, इसके बाद है एम्स पटना, तीसरा सेंटर है दक्षिण में नीलोफर अस्पताल हैदराबाद, और चौथा है मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर। ट्रायल से पहले बच्चों के खून की जांच की जाएगी। जांच नतीजे डॉक्टरों के मुताबिक आने पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। स्टडी के लिए अगर पात्र है तो वो स्टडी में लिए जाएंगे और उनको फर्स्ट डोज दिया जाएगा। जिस दिन फर्स्ट डोज दी जाएगा, सपोज 1 तारीख को फर्स्ट डोज दिया, तो दूसरा डोज 28 तारीख को या उसके 2 दिन ज्यादा से ज्यादा बाद में, 28 से 30 दिन तक दूसरा डोज दिया जाएगा।